Hello, future doctors. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर हमदा तंजील। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 का एमडी कैट पेपर जो कि आया था डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची की तरफ से, मतलब सिंध के अंदर जो 2022 का एमडी कैट कंडक्ट हुआ था। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बायोलॉजी पोर्शन में आए थे और वो किस लॉजिक से आए थे, कितने परसेंट एमसीक्यूज़ आसान थे, कितने परसेंट एमसीक्यूज़ बुक की स्टेटमेंट्स थी, और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी थे जो कि उसने थोड़े से लॉजिकल बनाए थे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आज हमने वो एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं ताकि हमें ये पता चले कि 2023 में जो एमडी कैट होगा उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करें, वो हमारे पास है हेपाटाइटिस इज़ कॉज्ड बाय। कह रहे कि जो हेपाटाइटिस है ये कौन कॉज करता है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआस, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फंजाई और ऑप्शन ई है वायरस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हेपाटाइटिस ये एक डिजीज़ है जिससे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, क्योंकि हेपेटिक का मीन क्या होता है, लिवर, और जिस भी डिजीज़ के एंड पे आइटस आता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। तो हेपाटाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर डिजीज़ है जिसे आप हेपाटाइटिस कहते हो, ये कौन कॉज करता है, मतलब कौन सा जो पैथोजन है ये कॉज करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी या प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हमारी बुक में बहुत क्लियरली ये बात मेंशन है कि हेपाटाइटिस कॉज बाय वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ई, ऑप्शन ई, ईटा। सेकेंड एमसीक्यू है साइफिल्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज। कह रहे कि जो साइफिल्स है एक बीमारी है, ये कॉज करता है एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो साइफिल्स डिजीज़ है ये एसटीडी है। एसटीडी से मुराद क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और हमें पता है कि ये जो एसटीडी है साइफिल्स, ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है। अब वो कह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। ऑप्शन ए बेसिलाई, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनस, ऑप्शन सी नेजेरिया गोनेरिया, ऑप्शन डी जेनिटल हर्पेस एंड ऑप्शन ई ट्रेपिनोमा पैलिडियम। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हमें ये जज करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि साइफिल्स के डिजीज़ कॉज करता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो ऑप्शन ई है ट्रेपिनोमा पैलिडियम, ये हमारी बुक के अंदर लाइन प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि साइफिल्स जो है ये एक डिजीज़ है जो कि कॉज्ड होती है किसकी मदद से, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, ट्रेपिनोमा पैलिडियम। ये एक स्पायरोकीट बैक्टीरिया है जिसे हम ट्रेपिनोमा पैलिडियम कहते हैं, और ये डिजीज़ कॉज करता है कौन सी वाली, साइफिल्स। और साइफिल्स के बारे में हम जानते हैं ये हमारे पास एक क्या है, एसटीडी है। एसटीडी से मुराद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है presence of remnants of pelvic girdle in whale and snake, although they never have legs, show evidence from। कह रहे कि हमारे पास जो प्रेजेंस है किस चीज़ की, पेल्विक गर्डल्स की, किन के अंदर, वेल फिश के अंदर और स्नैक्स के अंदर, सांप के अंदर। कह रहा है कि आल दो उनके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, मतलब पेल्विक गर्डल का ना तो वेल के अंदर कोई फंक्शन है क्योंकि वेल ने तो स्विमिंग करनी है और स्नैक ने तो क्राउलिंग करनी है, तो इसलिए कह रहा है कि इनके अंदर पेल्विक गर्डल का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर पेल्विक गर्डल की प्रेजेंस है। तो ये बात किस चीज़ का एविडेंस है। ऑप्शन ए बायोकेमिकल एविडेंस, ऑप्शन बी पैलियंटोलॉजी, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑप्शन ई टैक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, आपने अपनी बुक में ये लाइन पढ़ी भी हुई है जहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में लिखा गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर तो फंक्शनल थे, बट हमारी जो प्रेजेंस जो जनरेशन है उसके अंदर ये फंक्शनल नहीं है, बट बॉडी के अंदर मौजूद है। उन ऑर्गन्स को हमने क्या नाम दिया था, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही एक कॉमन वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, कि अगर अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो यही बात वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास वेल फिश है और जो स्नेक है उसके अंदर पेल्विक गर्डल तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है उनके अंदर, तो ये कौन सा एविडेंस है। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। सी मतलब कौन सा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब पेल्विक गर्डल वेल और स्नेक के अंदर अवेलेबल तो हैं बट उनका उसके अंदर कोई काम नहीं है, बट उनके एंसेस्टर्स के अंदर ये फंक्शनल होते होंगे। तो देयरफॉर द राइट आंसर इज सी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट।
कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया, ये हमने किंगडम मोनेरा में ये बात पढ़ी हुई है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं वाटर की बजाय किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो गैस वो रिलीज़ करते हैं वो कौन सी होती है, सल्फ़र। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये जो गैस रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो कौन सी करते हैं, सल्फर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन रिलीज़ करता है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो H2O को यूज़ करते हैं, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S। इसलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करेंगे, सल्फर, और प्लांट्स क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन अगर यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया होता साइनोबैक्टीरिया का, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर उसने साइनोबैक्टीरिया का वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आता, ऑक्सीजन आता, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल करता है किनके साथ, प्लांट्स के साथ, और वो गैस भी कौन सी रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, कॉमन बैक्टीरिया, वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज़ करेंगे, सल्फर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, दैट इज़ सल्फर। उसके बाद वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, ऑप्शन ए परमिएबल, ऑप्शन बी सेलेक्टिव परमिएबल, ऑप्शन सी इम्परमिएबल, ऑप्शन डी सब परमिएबल एंड ऑप्शन ईटा नॉन परमिएबल। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात बड़ी कॉमनली सुनी होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता था, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब आपने ये बात तो पढ़ी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तमाम पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब कोई भी पार्टिकल्स मुंह उठा के सेल के अंदर या सेल से बाहर नहीं जा सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आए, और सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि वो सेल से बाहर जाएं। तो उस लिहाज से जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट, वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। तो कह रहे हैं कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जो पानी है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम, तो इसकी जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है। मतलब इसकी अमाउंट कहाँ से कहाँ तक होती है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। ऑप्शन ए 30 to 60, ऑप्शन बी 50 to 60, ऑप्शन सी 10 to 20, ऑप्शन डी 70 to 90% एंड ऑप्शन ई 40 to 50%। तो स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर एक लाइन मेंशन्ड है कि जो वाटर होता है इट कॉन्स्टिट्यूट 65 to 89% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि मतलब जो पानी है वो 65 से लेकर 89% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाता है। तो उस लिहाज से अगर थोड़ी सी आपने लॉजिक यूज़ करनी है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा लॉजिकल सवाल थ्रो किया आपकी तरफ, तो 65 से 89 को अगर सोचा जाए तो जो सबसे पॉसिबल क्लोज आंसर बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा होगा स्टूडेंट, येस यू आर राइट, द ऑप्शन डी 70% to 90%, क्योंकि 65 to 89% आपकी बुक में ये लाइन मेंशन्ड है कि वाटर कॉन्स्टिट्यूट 65 to 89% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है वो कौन सा होगा, 70% to 90%। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट हमारे पास, द फेज इन विच bicuspid and tricuspid valves open and semilunar valves close, which produce second heart sound dub or dub. This the phase is known as। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट का एक कंप्लीट साइकिल है जिसे हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। अब कार्डिक साइकिल्स के अंदर डिफरेंट फेजेस होती हैं। उसने यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व ओपन हुए हैं। तो स्टूडेंट पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व होते कहाँ पे। हम ये बात जानते हैं कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ पर, एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान में। मतलब ऊपर हमारे पास 2 एट्रियम होते हैं, नीचे हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उनके बीच में मतलब अगर हम राइट साइड पे बात करें तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वैल्व होता है और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वैल्व होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों वैल्व्स ओपन है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है ये दोनों वैल्व्स कब ओपन होंगे,
ये दोनों वेल्स तभी ओपन होंगे जब हमारा एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स, क्योंकि वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेंगे तभी तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड इनके अंदर फिलिंग होगा ना। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की ओपनिंग कब होती है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और एट्रियम्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड ने ऊपर से नीचे आना है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स को डेफिनेटली अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, एक एरिया देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर क्या आ सके, ब्लड आ सके। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी फेज़ है। ऑप्शन ए एट्रियल डायसिस्टोल। एट्रियल डायसिस्टोल से मुराद क्या है, एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि हमने कहा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, यस ये ऑप्शन ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, सी है वेंट्रिकल सिस्टोल, नहीं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेमील्यूनल वेल्स ओपन हो जाएंगे और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड दोबारा कहाँ ना चला जाए, एट्रियम में ना चला जाए, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता हो, बॉडी में जाता है। ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, पूरा हार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन ई है सिस्टोल। सिस्टोल किसका, तो ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 8 है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। स्टूडेंट आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं, दो लॉ आपके करिकुलम में मेंशन है, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे उसने जो आपसे फिनोटाइपिक रेशियो पूछी है वो किसकी पूछी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। वो कह रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। ऑप्शन ए 9:7, ऑप्शन बी 13:3, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 15:1 एंड ऑप्शन ई 12:3:1। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये बुक की लाइन है, बहुत प्रोमिनेंट लिखी हुई है, आपको पुनेट स्केल के नीचे लिखा हुआ नज़र भी आया हुआ ये कि हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो है किस चीज़ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, वो हमारे पास क्या है 9:3:3:1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा टिपिकल है, ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। कह रहे कि जो ट्रायोज है, ट्रायोज क्या होती हैं, ऐसी शुगर जिसके अंदर 3 कार्बन है, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है जो कि फैटी एसिड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। कह रहा है कि ट्रायोज और ग्लिसरॉल ये इस्तेमाल होती हैं सिंथेसिस के अंदर। अब अगर हम बात करें, ऑप्शन ए वो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी फैटी एसिड एंड ऑप्शन ई फास्फोलिपिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लिसरॉल है ना ये लिपिड्स के अंदर होता है, लेकिन उसने साथ में मेंशन किया है ट्रायोज। अगर हम ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल की बात करें तो हमें पता है स्टूडेंट कि ये यूज़ होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ क्या, फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट्स होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी फैटी एसिड। जब भी ग्लिसरॉल का वर्ड आ गया ना तो अपने आंखें बंद करके उसको क्या टिक कर देना है, फैटी एसिड को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है स्टूडेंट, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स। कह रहे कि ये हमारे पास इनहिबिटर है, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। कह रहे कि ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर ये इनहिबिटर्स हैं किसके लिए, एंजाइम्स के लिए। ऑप्शन ए कैल्शियम एंड पोटाशियम, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स, ये भी नहीं। ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ई पेस्टिसाइड्स, डीडीटी एंड पैराथियोन, एग्जैक्टली। ये जो हमारे पास तीनों की तीनों पॉइजन है, ठीक है, ये पॉइजन हमारे पास क्या हैं, इनहिबिटर्स होते हैं फॉर द एंजाइम्स, क्योंकि पेस्टिसाइड्स आपको पता है कि ये पेस्ट को किल करने वाली मेडिसिन होती हैं। सोचो अगर कोई पेस्टिसाइड्स को इंजेस्ट कर लेता है तो डेफिनेटली बात है उसकी डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट पॉइजन जब हम इंजेस्ट करते हैं तो पॉइजन इंजेस्ट करने से हमारी डेथ इसी वजह से होती है कि हमारे एंजाइम्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा वाला है, ई है, पेस्टिसाइड्स, डीडीटी एंड पैराथियोन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस। कह रहे हैं कि प्लांट हार्मोन जो कि एसोसिएट है किसके साथ, एपिकल डोमिनेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स एपिकल डोमिनेंस का फिनोमिना आप सभी को पता है कि एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जब अपर बर्ड्स ऑफ प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तो वो जो अपने एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं उनको ग्रो होने
नहीं दे रहे होते, उनको सप्रेस कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को। जब हम अपर बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनके लोअर बर्ड्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया था? एपिकल डोमिनेंस। अब वो कह रहे हैं वो कौन सा हार्मोन है जो कि एपिकल डोमिनेंस के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रालिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इथीन एंड ऑप्शन ई एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट एक टिप आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब भी आपको एमसीक्यूज आए तो आपने सबसे पहले बुक की लाइन को आपने सोचना है कि ये बुक में लाइन में कहीं क्लियरली मेंशन्ड है ये स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बुक की लाइन में क्लियरली मेंशन्ड है और आपकी बुक में ये लाइन मेंशन भी है कि हमारे पास जो एपिकल डोमिनेंस है ये एसोसिएटेड होता है एक हार्मोन्स के साथ जिसका नाम क्या है? ऑक्सिन, तो अपने बुक की लाइन को प्रेफर करना। आपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी बुक में ये भी लाइन लिखी हुई है कि लेटर ऑन डिस्कवरी डेट के साइटोकाइनिन्स आल्सो इन्वॉल्व इन द एपिकल डोमिनेंस, बट आपकी बुक में जो लाइन क्लियरली मेंशन्ड है वो यही मेंशन्ड है कि ऑक्सिन इज एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस। तो आपने बुक की लाइंस को प्रेफर करना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को फॉलो करना है, क्योंकि आपके अगर एमसीक्यूज मैक्सिमम एमसीक्यूज अगर आपके 68 एमसीक्यूज है तो 40 to 45 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट बुक की लाइंस में से लिए जाएंगे और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे 10 to 20 वो दो थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बॉलस एंटर द एसोफेगस नॉट द ट्रैकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहे हैं कि हमारा जो बॉलस होता है, हमारा फूड पार्टिकल, हमारा फूड जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है एक लंप लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम बॉलस कहते हैं। कह रहे हैं कि बॉलस हमारी एसोफेगस में जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है और एसोफेगस हमारा फूड पाइप है और दोनों ही पाइप हमारे नेक रीजन में पड़े हुए हैं। आगे ट्रैकिया है, पीछे एसोफेगस है। कह रहे हैं लेकिन हम जब इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, स्वॉल्विंग करते हैं, तो स्वॉल्विंग के दौरान हमारा बॉलस हमारी एसोफेगस में जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता। इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए रूफ पैलेट, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी एपिग्लॉटिस, ऑप्शन डी बक्कल कैविटी एंड ऑप्शन ई टंग। तो स्टूडेंट्स आपको एक लाइन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट में भी पढ़ी है आपने कि हमारे पास जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस हमारे पास क्या होती है? इज़ एन ओपनिंग जो कि फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे होती है, ठीक है। और ग्लॉटिस के बाद हमारे पास क्या, ग्लॉटिस जो है ये ओपन होता है लेरिंग्स के अंदर और लेरिंग्स किस में ओपन होता है? ट्रैकिया में। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, उस फ्लैप को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एपिग्लॉटिस। और हमने ये पढ़ा था जब भी हम स्वॉल्विंग का प्रोसेस करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये पार्शियली कवर कर देता है। किसे कवर कर देता है? ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस को कवर करने से मुराद उसने नीचे लेरिंग्स को कवर कर दिया, लेरिंग्स से नीचे ट्रैकिया को भी कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एपिग्लॉटिस, क्योंकि एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये कवर कर देता है विंड पाइप को। जब आपका विंड पाइप कवर हो गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा बॉलस के पास कहाँ जाने के लिए? एसोफेगस में जाने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपने बड़ा बायो एनर्जेटिक में पढ़ा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान कितने नेट एटीपी बनते हैं। उसने सिर्फ बात की आपसे नेट एटीपी की, उसने यहाँ पे NADH को नहीं लिखा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि NADH भी तो से भी तो ATP बनती है ना, तो उसको मिला के कैलकुलेट करते हैं जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। उसने यहाँ पे सिर्फ नेट ATP की बात की है, सिर्फ ATP की। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके दौरान हमें पता है कि उसके 2 फेज़ होते हैं, प्रीपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़। ऐसे ही है, हमने पढ़ा था कि जो प्रीपरेटरी फेज़ है उसके अंदर 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, हमारे ज़ाया होते हैं। लेकिन जो प्रेपरेटरी फेज़ था उसके अंदर हमारे 4 ATP बनते हैं। मतलब प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर हमारे 2 ATP ज़ाया हुए और हमारे पास जो ऑक्सीडेटरी फेज़ था उसके अंदर हमारे पास 4 ATP बने। तो अगर हम 4 में से 2 निकाल दें तो कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? 2 ATP। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आपने NADH को मिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर वो NADH का साथ स्पेसिफिकली मेंशन करें तो देन यू टिक द आंसर अकॉर्डिंग टू NADH प्लस ATP। बट अगर वो सिर्फ आपसे ATP के बारे में पूछ रहा है तो यू जस्ट टिक अबाउट द ATP। तो टोटल नेट ATP कितने होंगे? 2। टोटल ATP कितने थे? 4। यूटिलाइज कितने हो गए? 2। तो बच कितने गए? 2। क्वेश्चन नंबर 14 है किंगडम एनिमिलिया, खौफनाक चैप्टर, क्लास टर्बिलेरिया टर्मेटोडा कैस्टोडा बिलोंग टू फाइलम। कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास टर्बिलेरिया है, टर्मोडेटा है और कैस्टोडा है, ये बिलोंग करते हैं किस फाइलम से? तो स्टूडेंट ये बड़े सुपरफिशियल से एमसीक्यूज है। अगर आपने किंगडम एनिमिलिया अच्छे से गो थ्रू किया है, उसकी क्लासेस को अच्छे से गो थ्रू किया है, स्टूडेंट आपने किंगडम एनिमिलिया के अंदर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट उनके फाइलम्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए आपको कि किंगडम एनिमिलिया में कितने फाइलम है। सेकेंड,
उन फाइलम की क्लासेस पता होनी चाहिए आपको। क्लासेस के अलावा उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेन वाली, कि वो सिलोमेट्स हैं, ए सिलोमेट है, राउंड वर्म है, पिन वर्म है, जो भी हैं, ठीक है। और आपको उनकी एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा उसने हमसे पूछा है कि क्लास टर्बिलेरिया, टर्मेटोडा, कस्टोडा किस फाइलम से बिलोंग करती है। ऑप्शन है अकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी एस्केलमेंथस, ऑप्शन डी नाइडेरिया एंड ऑप्शन ई प्लेटीहेलमेंथस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये किसकी हैं, प्लेटीहेलमेंथस की क्लासेस हैं, क्लास टर्बिलेरिया, टर्मोटेडा एंड कस्टेडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, प्लेटीहेलमिंथस। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किस फैमिली का। ऑप्शन ए है सोलेनोसाई, ऑप्शन बी है फेबिसाई, ऑप्शन जो हमारे पास सी है हमारे पास वो है फेबिसाई, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है पॉसेसाई, एंड ऑप्शन ई है मिमोसाई। तो स्टूडेंट आपने ये याद पहले ये तो माइंड में ये लाना है कि ये आया किस चैप्टर में से। तो ये आपको किस चैप्टर में से क्वेश्चन दिया है, उसने किंगडम प्लांटी में से दिया है। अब किंगडम प्लांटी में से उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ थिंक करनी है वो ये सोचनी है कि किंगडम प्लांटी के किस पार्ट में से आया। ये फैमिलीज़ में से आया, और आपको पता है कि फैमिलीज़ जो है वो सोलेनोसाई है, रोजेसाई है, फेबिसाई है, पॉसेसाई है और मिमोसाई है। अब एक और फैमिली भी है। अब आपने देखना है कि इनमें से किस फैमिली की इसने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है। तो स्टूडेंट द राइट आंसर हियर इज पॉसेसाई। स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस जो होती है ये किन फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये पॉसेसाई की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय। ये स्टूडेंट स्पॉट एंड मूवमेंट में से आया हुआ है क्वेश्चन, और उसके मसल्स पार्ट में से आया हुआ है कि एक जो मायोसिन होता है, हमें पता है कि जो मायोफिलामेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब वो कह रहे हैं कि एक जो मायोसिन है उसके इर्द गिर्द कितने एक्टिन होते हैं। ऑप्शन ए है मोटर नर्व्स, ऑप्शन बी है मायोसिन हेड, ऑप्शन सी है 6 एक्टिन फिलामेंट, ऑप्शन डी है 2 एक्टिन फिलामेंट, एंड ऑप्शन ई है 4 एक्टिन फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मायोसिन होता है उसके इर्द गिर्द 6 एक्टिन क्या होते हैं, फिलामेंट्स। तो राइट आंसर हियर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, synthesis of disaccharide by condensation to glucose joined by glycosidic linkage to form। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है। कह रहे हैं कि आपने एक डायसेक्राइड बनाना है, और वो बनाना है आपने कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए जिसमें वाटर आपका लॉस होना है। टू ग्लूकोज ज्वाइंट बाय, और आपने 2 ग्लूकोज को उसके अंदर जोड़ना है किसकी मदद से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से। तो बताओ क्या बनेगा। ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी फॉस्फेट, एंड ऑप्शन ई माल्टोज। अब ज़रा ध्यान से सुनना आपने इसको। 2 ग्लूकोज की उसने बात की है, मतलब आपने ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ना है। अगर गैलेक्टोज की बात करें वो तो बनता है ग्लूकोज और लैक्टोज से। अगर लैक्टोज की बात करें ये तो मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज की बात करें ये तो मोनोसेकेराइड है, फॉस्फेट की बात करें ये तो सेकेराइड ही नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है माल्टोज, ये बनता है 2 ग्लूकोज के मिलने से। मतलब जब आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जोड़ते हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, माल्टोज। तो यहाँ पे उसने जो 2 ग्लूकोज कहे हैं उनके आपस में जोड़ने से जो एक डायसेक्राइड बनेगा वो कौन सा होगा, माल्टोज। तो राइट ऑप्शन हियर इज ई। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइट आइड ट्रेट इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। कह रहे हैं कि ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला के अंदर जो वाइट आई है वो किस वजह से है। ऑप्शन ए लिंकेज, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी जीनोम, एंड ऑप्शन ई जीन पोल। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ड्रोसोफिला के अंदर ओरिजिनल आई थी वो रेड थी। अब ये जो वाइट आइड ट्रेट थी ड्रोसोफिला के अंदर, हमें पता है कि ये उनके अंदर क्या हुई थी, म्यूटेशंस हुई थी, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुई थी, चेंजेस हुई थी। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब मल्टीपल चेंजेस हुई तो उसके बाद उनकी ऐसी ट्रेड्स भी आई, उनकी ऐसी आइज़ की ट्रेड भी आई जिनका कलर क्या था, वाइट। तो ओरिजिनल जो कलर था वो रेड था, ठीक है, जो ओरिजिनल उनकी आइज़ का कलर था वो रेड था, लेकिन जो वाइट आई ट्रेड आया ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर वाइट आई ट्रेड किसकी मदद से आया था, वो उनके अंदर म्यूटेशंस की वजह से आया था। तो राइट आंसर हियर इज म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली by exposure to ultraviolet high and also alpha beta rays because is alter the। कह रहे कि जो एंजाइम्स हैं ये
इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं रैपिडली, बहुत तेज़ी से, जब इनका एक्सपोजर किया जाता है किसकी मत कहाँ से, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और अल्फा और बीटा रेज से, बिकॉज इस ऑल्टर दा, क्योंकि इनकी चेंज हो जाती है क्या, क्वांटिटी ऑफ एंजाइम नो, पीएच ऑफ एंजाइम नो, क्योंकि रेडिएशन का ताल्लुक ही नहीं है पीएच से, शेप ऑफ एंजाइम्स ऑप्शन डी, टेम्परेचर ऑफ एंजाइम एंड ऑप्शन ई, नेचर ऑफ एंजाइम। तो दो ऑप्शन हमें क्लोज लग रहे हैं, एक सी और एक डी, शेप ऑफ एंजाइम और टेम्परेचर ऑफ एंजाइम। लेकिन स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो रेडिएशन है ये आयनाइजेशन कर देती है। आयनाइजेशन की मदद से क्या होता है, शेप ऑफ एंजाइम्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, शेप ऑफ एंजाइम। तो जब भी एंजाइम्स का एक्सपोजर होता है किसके साथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ या अल्फा बीटा रेज के साथ, तो एंजाइम्स की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये ज़रा ध्यान से सुनना आपने। वो कह रहा है कि इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड आउट एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन। कह रहे हैं कि फ्रॉग के अंदर जो एयर है वो ड्रॉन की जाती है कहाँ से, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से, बकल कैविटी से, थ्रू नॉस्ट्रल से बक्कोफेरेंजियल कैविटी और फिर उनके लंग्स में जाती है। एंड आउट एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन, और जो गैस बाहर निकलती है वो अंडर प्रेशर किसकी होती है, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी नेजल, ऑप्शन सी ग्लॉटिस, ऑप्शन डी ट्रैकिया एंड ऑप्शन ई नॉस्ट्रल्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लंग्स होते हैं ये ही प्रेशर जनरेट करते हैं इन्हेलेशन के लिए भी और एक्सलेशन के लिए भी। अगर आपको याद हो तो जब आपने इन्हेलेशन करनी होती है तो आपका जो इनसाइड लंग्स प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा, और आउटसाइड क्या हो जाता है, सॉरी इनसाइड लंग्स प्रेशर कम हो जाता है इन्हेलेशन में, और आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा, जिसकी वजह से एयर मूव करती है आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन जब आपने एक्सलेशन करनी है, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, तो आपके लंग्स का इनसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा, और आउटसाइड उसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है, कम, जिसकी वजह से एयर मूव करती है इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो प्रेशर जनरेशन है सारा का सारा ये किसके अंडर होता है, ये लंग्स के पास होता है। मतलब ये हमारी नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, इनका कोई रोल नहीं है प्रेशर जनरेशन के अंदर। जब भी प्रेशर जनरेशन या प्रेशर रिटेंशन की बात आएगी तो वो हमेशा कहाँ होता है, लंग्स में होता है। इनहेलेशन के लिए इनसाइड लंग्स प्रेशर रिड्यूस और एक्सलेशन के लिए इनसाइड लंग्स प्रेशर इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। ऑप्शन ए जेनेटिक कोड, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी हेलिक्स एंड ऑप्शन ई हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और हमने पढ़ा था अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड या कोडोन। तो हमें पता है कि ये जो कोडोन होते हैं ये स्पेसिफिकली जो मैसेंजर जो कोडोन होते हैं इनसे मैसेंजर आरएनए बनता है, और इन्हीं मैसेंजर आरएनए से आगे स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो डीएनए के ऊपर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या होती है, जेनेटिक कोड। और वो जेनेटिक कोड हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ। कह रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड है ये एसिड है। आपको स्टूडेंट्स याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या बात की थी हमने कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब वो कह रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड बनता है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं। ऑप्शन ए 4 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन बी 5 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन सी 6 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन डी 7 कार्बन कंपाउंड एंड ऑप्शन ई 3 कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पायरुविक एसिड है ये हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड एलिमेंट होता है हमारे पास मॉलिक्यूल, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 और 3, मतलब 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। वेरी सिंपल एमसीक्यू। कह रहा है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी हेमीसेलुलोज, ऑप्शन सी क्यूटिन, ऑप्शन डी काइटिन एंड ऑप्शन ई सेलुलोज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल ये किससे बनी होती है हमारे पास, सेलुलोज से। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज। फंजाई सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लांट लाइक करेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। कह रहे हैं कि यूग्लिना के अंदर जो प्लांट लाइक करेक्टर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए पायरेनॉइड, ऑप्शन बी सीलिया,
ऑप्शन सी फोटोरिसेप्टर, ऑप्शन डी फ्लैजिलम एंड ऑप्शन ई पैलिसली। पैलिसली तो बिल्कुल नहीं, फ्लैजिलम तो बिल्कुल नहीं, फोटोरिसेप्टर्स भी बिल्कुल नहीं, सीलिया भी बिल्कुल नहीं। तो सुनो, आपकी बुक में जो लाइन मेंशन्ड है वो कौन सी मेंशन्ड है? पायरिनॉइड। तो यूग्लिना के अंदर जो प्लांट लाइक करेक्टर एग्जिस्ट करता है वो कौन सा वाला है? पायरिनॉइड है, जो कि इनको फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, इट हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट सेक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है। कह रहा है कि इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। वो कौन है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी मास्टर ग्लैंड एंड ऑप्शन ई हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आंसर को टिक करते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास क्या अवेलेबल होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन भी और सेक्रेटरी हार्मोन्स भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी। इट इज़ द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी, मतलब जितनी भी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी है। कॉन्शियस एक्टिविटी से मुराद, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो तो आप मेरे पास चल के आ रहे हो, आपसे मैं कहता हूँ बताओ आपका नाम क्या, और आप अपना जवाब दे रहे हो, तो मतलब वो एक्टिविटी जो कि आप अपनी होश में कर रहे हो, जो कि आपको पता है कि आप ये कर रहे हो, उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं कॉन्शियस एक्टिविटी। तो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो कॉन्शियस एक्टिविटी हैं ये कौन डील करता है? ऑप्शन ए हाइंड ब्रेन, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी मिड ब्रेन एंड ऑप्शन ई मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये हमारी सारी की सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को क्या करा होता है? डील करा होता है। ये भी आपकी बुक में मेंशन है, ये जो ब्रेन के टॉपिक में लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉर्टेक्स रीजन होता है सेरिब्रम का, सेरिब्रम, इसने बस आपको कंफ्यूज यहाँ पे किया, इसने सेरिब्रम को मेंशन नहीं किया। तो सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है हमारे पास, ये हमारी सारी की सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को क्या करा होता है? डील करा होता है। सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे किसको मैनेज कर रहा होता है? हमारे बैलेंस को, पोस्चर को और हमारी मसल्स की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है सेरिबेलम। लेकिन सेरिब्रम ये हमारी सारी की सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को डील कर रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। ये तो बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, 9th क्लास में भी आपने ये बात पढ़ी है कि जो कॉमन एनर्जी करेंसी है सेल की वो कौन सी है? NHDP, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी ATP, ऑप्शन डी NADH एंड ऑप्शन ई PEPS। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वेरी कॉमन इज द, और वो हमारे पास क्या है? ATP। ATP हमारे पास क्या है? एक एनर्जी करेंसी है किसकी? सेल की। मतलब हमारे सेल ने जब भी एनर्जी को यूटिलाइज करना है या रिलीज करना है तो उसने करना है इन द फॉर्म ऑफ क्या? ATP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, स्कोरपॉइड काइम इज फाउंड इन। कह रहे कि जो हमारे पास स्कोरपॉइड काइम होता है ये मौजूद होता है किसके अंदर? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी मेलबरी, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी सनड्यू एंड ऑप्शन ई बनाना। तो हमारे पास जो स्कोरपॉइड कैम है स्टूडेंट, स्कोरपॉइड कैम के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोरपॉइड कैम जो है वो किसके अंदर अवेलेबल है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये जो स्कोरपॉइड कैम है ये कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड होता है, और ये किस में ज़्यादा होता है? ये कॉटन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कॉटन होती है, कॉटन के अंदर ये जो डेट काइंड ऑफ काइम है स्कोरपॉइड कैम, ये अवेलेबिलिटी इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंशनड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सर्फेसिस। ये MCQ तो उसने हर दफ़ा बनाना ही बनाना होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला उनकी ऑल ओवर द सर्फेसिस हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना आपने। मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एक फ्लैजिला होता है, क्लियर। उसके बाद आएगा लोफोट्राइकस, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक पॉल पे किसी एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, किसी एक पॉल की बात करो मैं। उसके बाद आएगा एम्फीट्राइकस, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके 2 पॉल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं। और उसके बाद आएगा पेरिट्राइकस, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऑल ओवर द सरफेस टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं। तो स्टूडेंट इसने भी यहाँ पे यही पूछा कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया जिनके ऑल ओवर द सरफेस क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पेरिट्राइकस। यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से दिए गए? लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, एट्राइकस, मोनोट्राइकस या डिप्लोट्राइकस। तो राइट आंसर हियर इज पेरिट्राइकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडेनम म्यूकोजा, कह रहे एक हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम की म्यूकोजा मेम्ब्रेन से रिलीज हो रहा है, दैट चेंजेस द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन, जो कि इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर, वो कौन है? ऑप्शन ए पेप्टोन, ऑप्शन बी एगडाइसोन, ऑप्शन सी एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन डी अमाइलेज एंड ऑप्शन ई इज प्रोटीएज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी जो ड्यूडिनम है, हमारे ड्यूडिनम के अंदर क्या आता है, लिवर से बाइल आता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, और पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रिप्सिनोजिन, जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है आफ्टर कन्वर्ट इनटू इन इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन, ऐसे ही। और इसको ट्रिप्सिनोजिन से जो ट्रिप्सिन में चीज़ कन्वर्ट करती है वो कौन सा हार्मोन होता है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज ये वो हार्मोन है जो कि कहाँ से आता है, ड्यूडेनम की वॉल से आता है और ये करता है एक्टिव किसको, ट्रिप्सिनोजिन को, किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। ऑप्शन द आंसर इज सी, यू क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेल बिकेम डेड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है और बड़ा लॉजिकल सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए आपने, सुनी, ठीक है। कह रहा है सेल डेड हो जाता है किसकी डेपोजिशन से, सेलुलोज, क्यूटिन, काइटिन, लेग्निन या हेमिसेलुलोज। अब आप सोचोगे ये क्या सवाल है यार, ये तो सारे कंपोनेंट्स हैं इनके, ये कैसे डेड हो गए। बट अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो सैक्लेरेंकाइमा सेल, तो सैक्लेरेंकाइमा सेल्स के अंदर आपने एक बात पढ़ी थी कि सैक्लेरेंकाइमा सेल्स क्या होते हैं, मोस्टली डेड होते हैं, पढ़ा था आपने ये। और सैक्लेरेंकाइमा सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा क्या डिपॉजिट होता है, लेग्निन। तो यहाँ पे हम क्या आंसर टिक करेंगे, लेग्निन, क्योंकि जो लेग्निन होता है ये एडिशनली किन में एग्जिस्ट करता है, ये एडिशनली पाया जाता है किसके अंदर, सैक्लेरेंकाइमा सेल्स के अंदर। और सैक्लेरेंकाइमा सेल्स हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, मोस्टली डेड होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है, लेग्निन है। तो उसने किस तरह आपको ये क्वेश्चन को रिलेट किया है, तो ये आपने लॉजिक याद रखनी है। उसके बाद रेबीज़ इज़ कॉज बाय, मतलब जो रेबीज़ एक बीमारी है जो कि हमारे पास क्या होती है, मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स के काटने से होती है। कह रहे हैं कि रेबीज़ जो है वो कौन कॉज करता है। ऑप्शन ए पैरामैक्सियो वायरस, ये तो मीजल और मम्स करते हैं, रीनो वायरस ये डायरिया करता है, एर्बो वायरस, रेब्डो वायरस या पोलियो वायरस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रेब्डो वायरस है, रेब्डो वायरस कॉज क्या, रेबीज़। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन एड्स डी स्टैंड फॉर, हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो एड्स की एब्रीविएशन है वो हमारे पास क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे वो जो वर्ड कह रहे हैं डी है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट, बी डिफ़िकल्ट, सी डेफिशिएंसी, डी डीजेनरेट एंड ई डिकम्पोज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द वर्ड डी स्टैंड फॉर हेयर इज डेफिशिएंसी, क्योंकि इसका पूरा मतलब क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो वर्ड डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज़ अ लूप और सेट और रिस्पॉन्स शोन बाय अफेक्टेड दैट वीकन द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। कह रहा है कि अगर आपके इफेक्टर्स ऐसा रिस्पॉन्स शो करें जिसकी वजह से आपका जो स्टिमुलस है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स आया था वो वीक हो जाए, तो मतलब आपके रिस्पॉन्स ने आपके इनिशियल स्टिमुलस को वीक कर दिया, मतलब कम कर दिया, तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है। तो स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी हुई है कि बात तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की कर रहे हैं। अब ये कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर रिस्पॉन्स की वजह से हमारा इनिशियल स्टिमुलस क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन अगर रिस्पॉन्स की वजह से हमारा इनिशियल स्टिमुलस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या लिखे गए हैं, नेगेटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, स्टैटिक स्टेट या थर्मल स्टेट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर हियर इज नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि रिस्पॉन्स की वजह से हमारा इनिशियल स्टिमुलस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब उसके बाद आएगा 35, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। कह रहे हैं कि मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस स्टेज में होती है। ऑप्शन ए डायकाइनेसिस, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी लेप्टोटीन, ऑप्शन डी जाइगोटीन एंड ऑप्शन ई पैकिटीन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपने जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है वो आगे से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। उसके अंदर जो पैकिटीन आपने पढ़ा था, तो पैकिटीन में आपने पढ़ा था कि क्या होता है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है और क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हमारे पास क्या होगा, पैकिटीन, क्योंकि पैकिटीन एक ऐसी फेज है जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, अ को एंजाइम
A coenzyme constitute about certain percent of portion of entire enzyme। कह रहा है कि जो कोएंजाइम है ये एक एंजाइम का कितने परसेंट तक बनाते हैं। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 3% और ऑप्शन ई 4%। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी हुई है, आपकी बुक में ये बात मेंशन भी है कि हमारे पास जो कोएंजाइम होते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द एंटायर एंजाइम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, बी। ये बुक की लाइन है तो आपको एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद 37, ईच चेन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड बाय मीन्स ऑफ। कह रहे हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब वो कह रहे हैं कि वो जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं वो किसकी मदद से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंड, ऑप्शन बी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन ई सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो एक लिंकेज एग्जिस्ट करती है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, बी, क्योंकि उसने यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स की बात की है और न्यूक्लियोटाइड्स की बात की है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, वो लिंकेज कौन सी होती है, तो दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिमोसा प्यूडिका शोज। कह रहे हैं कि जो मिमोसा प्यूडिका है वो क्या शो करता है, कौन सी मूवमेंट शो करता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो मिमोसा है इसका सेकेंड नेम क्या था, टच मी नॉट। मतलब जब भी आप इस प्लांट को टच करते हो तो ये फ़ौरन से अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेता है। ठीक है, अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, थर्मोनेस्टिक, नो, हेप्टोनेस्टिक, निक्टोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक या फोटोनेस्टिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मिमोसा है इसको टच मी नॉट कहा जाता है। जब भी इसको टच किया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है इसके साथ, तो ये फ़ौरन से अपने लीफलेट्स को बंद कर लेता है। तो ये जो मोमेंट होती है दैट इज कॉल्ड हेप्टोनेस्टिक मोमेंट। तो द राइट आंसर हियर इज हेप्टोनेस्टिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेंडल फॉर हिज सर्च सेलेक्टेड। कह रहा है कि मेंडल ने अपनी सर्च के लिए क्या सेलेक्ट किया था। ऑप्शन ए एडिबल पी, ऑप्शन बी गार्डन पी, ऑप्शन सी बीन प्लांट, ऑप्शन डी वाइल्ड पी, ऑप्शन सी पीनट। तो स्टूडेंट ये प्योर बुक की लाइन का क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये लाइन क्लियरली मेंशन है कि मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज रिसर्च, ऐसे ही है। अब दूसरा एक लॉजिक जो है सवाल की वो ये भी है कि मेंडल वाज नॉट अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट नहीं था, वो एक फादर था, मतलब चर्च के अंदर एक क्या था, वो प्रीस्ट था, पादरी था। तो उसको तो साइंटिफिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, उसे एडिबल पी, बीन पी, प्लांट, वाइल्ड पी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो उसके जो चर्च के आगे एक बाग था, उसके अंदर जो मटर के पौधे उगते थे, उसने उन्हीं को रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया था। तो राइट आंसर हियर इज गार्डन पी, और ये आपकी बुक के अंदर क्लियरली मेंशन भी है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि बुक की लाइंस को प्रेफर आपने ज़्यादा करना है। बुक की वो लाइन जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं उनको आपने हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, उन्हें अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि बोर्ड ये जो एमडी कैट के अंदर मोस्टली इन्हीं लाइंस को वो पिक करता है ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो बुक की लाइंस ही उसका आंसर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। कह रहे कि एक ऐसा लिपिड जो कि हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। कह रहे उसने कहा कि ऐसा कौन सा लिपिड है जो एनिमल्स और प्लांट की बॉडी के अंदर क्या है, एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी कैरोटिनॉइड, ऑप्शन सी ट्रेपिनॉइड्स, ऑप्शन डी ट्रेपिन्स एंड ऑप्शन ई एसाइल ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो लिपिड जो कि एनिमल्स और प्लांट की बॉडी में होता है और एनर्जी का सोर्स भी होता है, वो हमारे पास कौन है, एसाइल ग्लिसरॉल। अगर उसने सेल्स की बात की होती तो हम ज़रूर फॉस्फोलिपिड की तरफ जाते हैं, लेकिन उसने चूँकि एनर्जी सोर्स को भी साथ में वर्ड यूज़ कर लिया, तो द राइट आंसर हियर इज़ क्या, एसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद 41 है, द ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गन जो कि मुख्तलिफ जानदारों में एक जैसा काम करते हैं, बट आर डिफरेंट इन दिस इंटरनल स्ट्रक्चर का, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब उनका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर उनका काम एक ही है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मतलब दे आर फंक्शनली अलाइक, स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स,
बायसिमेट्री ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, रेडियल सिमेट्री या एसिमेट्री ऑर्गन। तो स्टूडेंट ये बड़ा लॉजिकल सवाल है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी है एवोल्यूशन के अंदर कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि फंक्शनली तो अलाइक हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट, उन्हें हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। लेकिन अगर इसका उल्ट हो कि स्ट्रक्चरली अलाइक हों और फंक्शनली डिफरेंट हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन। बट हेयर द राइट आंसर हेयर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द हार्ड पार्ट ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहे हैं कि जो सीड का हार्ड पार्ट होता है, मतलब उसका जो सीड कोट होता है, वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए कॉलन काइमा, ऑप्शन बी सैक्लन काइमा, ऑप्शन सी सैक्लराइड्स, ऑप्शन डी फाइबर्स एंड ऑप्शन ई पैरेंट काइमा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सैक्लराइड्स होते हैं ये सीड कोट और नट शेल्स में होते हैं और उन्हें हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो द राइट आंसर है इज सी, सैक्लराइड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग। कह रहे हैं कि वायरस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी सोर, ऑप्शन सी पॉइजन, ऑप्शन डी टॉक्सिक एंड ऑप्शन ई एसिडिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वायरस जो है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड वेनम से निकला है और हम जानते हैं कि वेनम का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? पॉइजन। तो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चैम्बर आर लोकेटेड एट द। ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कह रहे हैं कि हार्ट का जो सबसे थिक वॉल चैम्बर है, मोटी दीवार वाला चैम्बर है, वो कौन सा है और कहाँ है? कौन सा तो नहीं पूछा, लेकिन इसने पूछा कहाँ है। कौन सा है ये हम सब जानते हैं, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि स्टूडेंट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसने क्या करना होता है? उसने आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में भेजना है, क्योंकि वहाँ से एओर्टा निकलती है और एओर्टा के ज़रिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसे ही है। अब वो कह रहे हैं कि वो कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन ए एपेक्स, ऑप्शन बी लोअर साइड, ऑप्शन सी लेटरल साइड, ऑप्शन डी डोर्सल साइड, ऑप्शन ई वेंट्रल साइड। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि हार्ट की जो टिप बनती है, क्योंकि हार्ट कॉर्न शेप स्ट्रक्चर है, कॉर्न शेप स्ट्रक्चर से मुराद कि उसकी टिप, उसका जो कॉर्नर है वो नीचे वाली साइड पे है, मतलब उसका जो एपिक्स है वो नीचे वाली साइड पे है और उसके एपिक्स वाले रीजन के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि एपिक्स से टॉप है, ठीक है। लंग्स का एपिक्स ज़रूर उनकी टॉप पे है क्योंकि कॉर्नर लंग्स का ऊपर बन रहा है, लेकिन हार्ट का एपिक्स कहाँ पे है? नीचे है, उसका कॉर्नर नीचे बन रहा है, इसलिए उस एपिक्स वाली साइड के ऊपर क्या अवेलेबल होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट आंसर हियर इज ए एपेक्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ये इसने किंगडम मोनेरा में से पूछा है कि वो कह रहे हैं कि थिन अपेंडेजेस जो कि बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं किसके अंदर? कॉन्जुगेशन के अंदर। कॉन्जुगेशन जिसके अंदर वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए पिलाई, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी फ्लैजिला, ऑप्शन डी टेंटिकल्स एंड ऑप्शन ई सीलिया। तो स्टूडेंट आपने पिलाई के बारे में पढ़ा था कि पिलाई जो होती है एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस होती हैं और इनका मेजर फंक्शन लोकोमोशन नहीं है, इनका मेजर फंक्शन क्या करवाना है? कॉन्जुगेशन करवाना है, दो बैक्टीरिया को अटैच करवाना है एक दूसरे के साथ ताकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके। क्वेश्चन नंबर 46 है, कलरलेस प्लास्टिड्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी थी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 2 टाइप्स इनकी और भी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 टाइप्स मेंशन थी। आपने पढ़ा था कि जो ग्रीन कलर के हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स वाले पिगमेंट्स हैं वो सारे कौन हैं? क्रोमोप्लास्ट हैं। बट जो कलरलेस है वो कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए ही यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब द राइट आंसर क्रोमोप्लास्ट, साइनोप्लास्ट, अरिथ्रोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर हियर इज ल्यूकोप्लास्ट। ये कौन से होते हैं? कलरलेस। ग्रीन कलर के कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और अदर देन ग्रीन जितने भी कलर हैं वो सारे कौन होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, एवोल्यूशन is the transformation of the form and mode of existence of an organism in such manner that the descendant differ from their ancestors according to। कह रहे हैं कि एवोल्यूशन क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो एंसेस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने, जो एंसेस्टर से क्या बनते हैं? डिसेंडेंट्स बनते हैं, वो डिफरेंट होते हैं अपने किन से? एंसेस्टर से। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? मतलब एवोल्यूशन की ये जो थ्योरी है कि जो
डिसेंडेंट्स एंसेस्टर से जो क्या बनते हैं, डिसेंडेंट्स बनते हैं। वो जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए वाइट्समैन, ऑप्शन बी लमार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स, ऑप्शन डी ज़िमरमैन एंड ऑप्शन ई डार्विन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वहाँ पर किसने कही थी? ये डार्विन ने की थी। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ई, दैट इज डार्विन। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूट्रस ओपन टू द विजाइना। कह रहे हैं कि यूट्रस होती है ये ओपन होती है विजाइना के अंदर बाय अ नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय अ मस्कुलर स्फिंक्टर एट इट्स बॉटम नाउन एज। कि एक ओपनिंग की मदद से, और उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ये आपकी बुक की लाइन है, वेरी क्लियर लाइन है बुक की। ऑप्शन ए यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी ओविडक्ट, ऑप्शन डी लेबिया एंड ऑप्शन ई वजाइना। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? सर्विक्स। ये बुक के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो डक्ट दैट इज कॉल्ड क्या? थ्रू अ नैरो ओपनिंग दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्केलेटन ऑफ मेरीन शेल्ड सैकोडियंस गिव क्लूज टू पॉसिबल डिपॉजिट्स ऑफ। कह रहे कि जो स्केलेटन है मेरीन के अंदर, मेरीन शेल्ड सैक्रोडियंस का, वो हमारे पास क्लू देता है पॉसिबल डिपॉजिट्स ऑफ का। किसका? पोटाशियम, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, क्रोमियम या कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है ये आपकी बुक में मेंशन भी है, बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है, दैट इज पेट्रोलियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम। कह रहे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे क्रेनियम से निकलती है थ्रू अ ओपनिंग नाउन एज। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोरामन मैग्नम, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी गैंग्लियन, ऑप्शन डी एसिटेबुलम एंड ऑप्शन ई ग्लिनॉइड कैविटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी जो स्कल है, हमारी स्कल की बेस के ऊपर एक बड़ा सा सुराख है जिसे बोलते हैं फोरामन मैग्नम। यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो द राइट आंसर है इज ए फोरामन मैग्नम। क्वेश्चन नंबर 51 है, एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड। कह रहे हैं ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है, वो क्या होती है? सोलिडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस या ऑटोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट ये तो आपकी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन था सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि जो सॉलिड मटेरियल्स की इंजेक्शन होती है बाय एंडोसाइटोसिस दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और जो लिक्विड मटेरियल की होती है इंजेक्शन दैट इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे इसने सॉलिड मटेरियल के बारे में पूछा है, सो द राइट आंसर हियर इज क्या? फैगोसाइटोसिस। क्वेश्चन 52 है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कार्ड। मतलब ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा 3 तरह के होते हैं, एनिमल्स लाइक जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं, प्लांट लाइक्स जिन्हें एल्जी कहते थे हम, और फंजाई लाइक। और जो फंजाई लाइक थे वो हमारे पास कौन से थे? स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। अब यहाँ पे पूछा कि प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा कौन है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी ट्रैक्योफाइट्स एंड ऑप्शन ई एल्जी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एल्जी हैं इन्हें हम कहते हैं दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लांट्स के क्या थे? एंसेस्टर्स, जैसे ग्रीन एल्जी के बारे में हम कहते हैं। क्वेश्चन में 53 है, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कह रहे हैं कि जब एक सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर, इट इंड्यूसेस आ कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट एनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म। कह रहे हैं कि जब भी एक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं जो कि एंजाइम्स को किस काबिल बनाती हैं? ऑप्शन ए एनालिटिक फंक्शन के, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म के, ऑप्शन सी मियोसिस के, ऑप्शन डी माइटोसिस के एंड ऑप्शन ई कैटालिटिक फंक्शन के। तो स्टूडेंट हम जानते हैं एंजाइम का काम ही कैटालिटिक है, ठीक है, कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ई है दैट इज अ राइट आंसर, दैट इज कैटालाइटिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेंडल सेलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 1 पेयर, 7 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर या 2 पेयर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मेंडल था उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया था गार्डन पी प्लांट, और हम ये भी बात जानते हैं कि जो गार्डन पी प्लांट है उसके हमारे पास कितने कंट्रास्टिंग पेयर और ट्रेट्स हैं स्टूडेंट्स? 7। ठीक है, तो मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे पेयर्स वो कितने किए थे? 7 किए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज़ 7 पेयर्स। आपकी बुक की लाइन में तो मेंशन नहीं है लेकिन डायग्राम इसकी ज़रूर बनी हुई है, आपने इसको वहाँ से पिकअप करना है कि 7 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। इससे आसान है, हमसे कुछ कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन ए राइबोसोम्स,
ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन ई क्रोमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो क्या जनरेट कर रहा होता है, एटीपी। तो राइट आंसर हेयर इज माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ इज। कह रहे हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होता है एट रेस्ट पे या जब हम नॉर्मल ब्रीथ करे होते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जो कि हम ड्यूरिंग रेस्ट इनहेल करे होते हैं और एक्सहेल करे होते हैं। ऑप्शन ए 4 लीटर, ऑप्शन बी 6 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर, ऑप्शन डी 3 लीटर एंड ऑप्शन ई 2 लीटर। तो स्टूडेंट्स द राइट आंसर हेयर इज 3 लीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है कि ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो कि पेन को डिटेक्ट करता है और टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए बैरो रिसेप्टर, ऑप्शन बी कीमो रिसेप्टर, ऑप्शन सी फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन डी नोसिसेप्टर एंड ऑप्शन ई मैकेनो रिसेप्टर। तो स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, जब भी उसने पेन डिटेक्शन की बात कर ली तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, नोसिसेप्टर। तो राइट आंसर इज नोसिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 58 है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब ये बात उसने थोड़ी सी आपको घुमा के पूछी है। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस मुझे आपने सोच के बतानी है कि ये किस में थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में थी या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में थी। तो हम ये बात जानते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस था। तो सिंगल ट्रेट किस में यूज़ हुआ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो फिनोटाइपिक रेशियो थी वो कितनी थी, 3:1। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 1:2:1, 3:1, 1:2, 1:3:2, 1:1। तो स्टूडेंट द राइट आंसर हियर इज 3:1। क्वेश्चन नंबर 59 है आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नाउन एज डोमेस्टिकेशन, डीन, जीन पूल, डिज़ायर ट्रेट या जेनेटिक डेथ। कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है इन ब्रीडिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नाउन एज। तो कह रहे हैं कि वो एवोल्यूशन का कौन सा एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो ए है डोमेस्टिकेशन। और ये आपकी बुक में लाइन क्लियरली मेंशन भी है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है ये डोमेस्टिकेशन पर्पजेस के लिए यूज़ होती है और ये एविडेंस है किस चीज़ का, एवोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है molecule of amylase consists of unbranched chain of 100 of glucose subunits joined together। अब ज़ाहिर बात है एक चेन है उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में चेन बना रहे हैं उनकी लिंकेज कैसी है। ऑप्शन ए 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2-3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1-3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये अमाइलोज के जो ग्लूकोज होते हैं उनके बिटवीन होती है। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 61 है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म शेल्टर फॉर मेरीन ऑर्गेनिज्म असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कह रहे हैं कि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टॉर्म्स आते हैं, जो डिज़ास्टर्स आते हैं, उससे उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। ऑप्शन ए पॉलिप्स, ऑप्शन बी कोरल रीफ्स, ऑप्शन सी मेड्यूस, ऑप्शन डी एरियोला एंड ऑप्शन सी हाइड्रा। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या है, कोरल रीफ्स। और ये आपकी बुक में ये लाइन मेंशन भी है कि कोरल रीफ्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, मेरीन लाइफ को फ्रॉम सर्टन स्टॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 62 है ईच एंजाइम हैज़ अ डिम्पल और ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल। कह रहे हैं कि हर एंजाइम के ऊपर एक डिम्पल होता है या ग्रूव होता है उसकी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर, एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट या प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंजाइम के ऊपर एक जो डिम्पल या ग्रूव होता है दैट इज कॉल्ड देयर एक्टिव साइट, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 63 है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, क्रिस्टाई में, स्ट्रोमा में, सिस्टर्नी में, मैट्रिक्स में या थैलाकॉइड में। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता था, थैलाकॉइड पे, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 64 है द वैकेटेड वेस्कुलर
वेजिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर एंड ऑन ओवरी कॉल्ड एज। कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर एक जो फैटी येलोविश कलर का स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेफियन ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, रेप्चर्ड ओवम, फॉलिकल या प्रोजेस्टेरॉन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो जो हमारे पास एक येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है ओवरी के अंदर आफ्टर द रिलीज ऑफ फॉलिकल, तो हमने क्या नाम दिया था? कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। जब भी वो येलोविश स्ट्रक्चर की बात करेगा ना ऑन द ओवरी, तो 100% वो किसकी बात कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, Acacia fulica is an African giant snail that is dangerous. Agricultural pest, for silkworm, for paper industry, एपिकल्चर पेस्ट या सेरिकल्चर पेस्ट। तो हम जानते हैं कि जो अकेंशिया फुलिका है ये हमारे पास किसके लिए हमारे पास डेंजरस होता है? ये एग्रीकल्चरल पेस्ट के लिए हमारे पास डेंजरस होता है। ये भी बुक की लाइन है, ये अपने याद रखने। अगेन आई एम टेलिंग यू कि बुक की लाइन्स को अगर आपने रीड कर लिया ना तो समझ लो कि आपका एंटी टेस्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है एंजाइम विच इज़ यूज इन कैल्विन साइकिल। कह रहा है कि वो एंजाइम जो कि कैल्विन साइकिल में यूज़ होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी रिडक्टेज, ऑप्शन सी आइसोमेरेज, ऑप्शन डी डुबिस्को एंड ऑप्शन ई पेप्सिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कैल्विन साइकिल के अंदर जो RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलवाता है वो कौन सा एंजाइम होता है? डुबिस्को होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? डुबिस्को। क्वेश्चन नंबर 67 है, द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग cartilage between the joint became denatured by the deposition of calcium which make the bone hard. This diseases। कह रहे कि जो हमारी बोन्स के दरमियान में क्या होता है? कार्टिलेज वो डीनेचर्ड हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बोन्स हार्ड हो गई हैं। तो बताओ ये डिजीज़ कौन सी है? डिस्लिप, रिकेट्स, स्पॉन्डोलिसिस, आर्थराइटिस या शार्टिका। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर हियर इज आर्थराइटिस। बोन्स हार्ड हो जाना ड्यू टू इन्फ्लामेशन, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। HB मॉलिक्यूल्स इन ईच RBCs। कह रहे हैं कि एक RBCs के अंदर कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑप्शन ए 280 मिलियंस, ऑप्शन बी 150 मिलियंस, ऑप्शन सी 380 मिलियंस, ऑप्शन डी 170 मिलियंस एंड ऑप्शन ई 180 मिलियंस। तो स्टूडेंट द राइट आंसर हियर इज 280 मिलियंस, और ये आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है। तो स्टूडेंट ये आपका बायोलॉजी पोर्शन था MD कैट का जो 2022 में आया था। स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ थी, ठीक है, सिंपल था, बुक की लाइंस को फॉलो किया गया था। तो स्टूडेंट मेरी इंस्ट्रक्शंस आपको यही है कि सबसे पहले आपने बुक की लाइंस को फॉलो करना है, उसके बाद आपने जो पास पेपर हैं PMC के उन्हें अच्छे से रीड आउट करना है। थर्ड आपने क्या करना है? थर्ड आपने एडिशनल बुक्स जो होती हैं, एडिशनल बुक्स को फॉलो करना है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक बुक को। अगर आप डिफरेंट एडिशनल बुक्स को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने किसी एक एडिशनल बुक को आपने चूज़ करना है जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है, और आई विल इंशाल्लाह मेंशन यू कि वो एडिशनल बुक कौन सी प्रेफरेबल है आपके लिए। और दूसरा आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल भी इधर उधर से कंफ्यूज नहीं होना। आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 200 195, ठीक है। देन इंशाल्लाह यू विल सिक्योर द सीट ऑफ MBBS। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपके माइंड में हो जो आपको समझ ना आया हो, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम KPK का जो पास पेपर था 2022 का वो डिस्कस करेंगे।